बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 3.4 हम सारी कंप्लीट देख आए थे। आज थ्योरी कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो ये आपने ज़रा गौर से अपने अच्छी कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर सुनना है। आसान है, लेकिन पहली दफ़ा करते हुए ये कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आपने खास ख्याल रखना है कि इसमें आप अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर पेपर में बैठ के आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। अच्छी ग्रिप होगी इन क्वेश्चंस के ऊपर, अच्छी तरह करके जाएंगे तो फिर ही जाके पेपर में होंगे। क्योंकि इसमें जो मैट्रिसेस हैं, 3 by 3 का मैट्रिस ही हो, उसे अगर उसने रो या कॉलम ऑपरेशन से आपको कहा है कि इनवर्स फाइंड आउट करो, तो 3 by 3 का मतलब है 9 एलिमेंट्स इसके हो गए और 9 फर्दर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप अपेंड करेंगे साथ, ठीक है। तो 18 हो गए। अब 18 नंबर्स की आपने एट ए टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन को हैंडल करना है। इसका अगर आपको कहा जाए कि इनवर्स फाइंड आउट करें, जो कि नहीं होगा 7 8 9, क्योंकि ये ज़ीरो है, ठीक है। 1 0 0 0 1 0। वैसे ये एक अच्छा सवाल है कि आप इसका करने की कोशिश करें, यहाँ फाइंड आउट के क्या बनता है, क्योंकि इसका ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट से शुरू करेंगे ना, तो ये इसकी रैंक 2 या 1 होगी। मोस्ट प्रोबेबली 2 है। मींस के नॉन ज़ीरो रोज ये कोई ना कोई एक रो में 0 0 0 आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप आइडेंटिटी एलिमेंट्स ला ही नहीं सकते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर ला ही नहीं सकते। तो कहने का मकसद आपको बताने का ये था कि आपने काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ ये काम करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर इस मैट्रिक्स में आप 18 मैथमेटिकल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। काम बड़ा आसान है, वही जमा तफरीक ज़रब तकसीम हो रही है, लेकिन क्योंकि 18 एलिमेंट्स एट ए टाइम आप हैंडल कर रहे हैं तो गलती के चांसेस हो जाते हैं, ज़रा भी इधर उधर हो बंदे का कंसंट्रेशन। खैर, अब इधर चलते हैं, थ्योरी करते हैं अब शुरू। और आप टॉपिक देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन हम पहले थोड़ी बहुत चैप्टर 2 में पढ़ आए हैं। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, जहाँ ए और सी कांस्टेंट हैं, और x और y वेरिएबल्स हैं। तो ये इसलिए कहलाते हैं कि इनको अगर आप प्लॉट करें, c अगर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर c फर्ज करें 1 है, तो ये यहाँ 1 से गुजरेगी, इस तरह करके इसकी होगी। ये c नेगेटिव c होगा, और इस इक्वेशन की स्लोप a होगी, और ये y है और ये x एक्सिस है। तो इस तरह का इसका प्लॉट आएगा। ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये लीनियर है। और x इज इक्वल टू एक्स स्केयर, इसको अगर आप प्लॉट करें तो ये लीनियर नहीं आती, इस तरह का पैराबोला किस्म का आता है, तो ये लीनियर नहीं है। खैर, बस आपने ये देखे बगैर, प्लॉट किए बगैर, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इक्वेशंस इस फॉर्म की हैं, अब उसको ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, a माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, जबकि ए ये यहाँ 1 है कोफिशिएंट, इसको b कह लें, बी वाई प्लस ए डी कह लें इसको x, या इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ए वाई बी एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो इस फॉर्म की इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर होती हैं, बस आप इतना याद रखें। और इसकी एक निशानी ये होगी कि एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है, जो पावर है, वो 1 होगी। वो अगर ये पावर एक्स की इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में एक्स या वाई की पावर 1.1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ये लीनियर नहीं रहेगी इक्वेशन। इतना बस इक्वेशन को देख के आपने याद रखना है। बाकी ये लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, ये पूरी की पूरी दुनिया है ये, इसके बारे में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि
ये आपने सारा पढ़ना है, ये बुक इसीलिए मैंने इसमें ऐड की है कि ये आपने सारा पढ़ना है। वही 3 कैटेगरीज मैथ गुरुज और मैथ लवर्स ने लाजमी ये पढ़ना है और आपने इसको समझने के काबिल होना है। सैम्स को चाहिए कि बस पेपर पास करें, पढ़ने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम मत ज़ाया करें अपना मैथमेटिक्स ये एफएससी के मैथमेटिक्स पे स्मार्ट कोर्स करें, पेपरों को रट्टे मारें क्वेश्चंस के जैसे भी हैं, इसको पास करके जान छुड़वाएं इस पेपर से आप, और जाके अपना जो भी जिंदगी में आपने करना है, कोई कारोबार करना है वो शुरू करें। इस मैथमेटिक्स पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वो वही कह रहा है कि इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए एंड वाई। ये नॉन होमोजीनियस इसलिए है कि यहाँ जो सी है ना, ये जो मैंने सी लिखा है, ये अगर जीरो के इक्वल हो तो ये होमोजीनियस हो जाएगी, और अगर ये जीरो के इक्वल ना हो तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। नॉन एंड होमोजीनियस, तो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, बस इतना सा ये फर्क है, और इतना ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से। एक वो है, आगे चल के देखेंगे कि थोड़ा फर्क तो ऑफ कोर्स है इनमें, वो आगे चल के अभी देख लेते हैं। तो अब ये यहाँ पर एक इक्वेशन अभी हमने देखी थी चैप्टर 2 में, एग्जांपल्स ये जो दी है मैंने, एक इक्वेशन की है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखें, दो इक्वेशंस की एग्जांपल्स ने दी है कि ये सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर है, और इसको मैंने बताया भी था कि ये दो इक्वेशंस प्रैक्टिकली कहाँ से आती हैं। फर्ज करें एक है कि आपने दो शर्ट्स और तीन टी शर्ट 100 रुपए में खरीदी हैं, और तीन शर्ट्स और आठ या सात शर्ट्स ट्राउजर्स कह लें कि आपने 300 रुपए में खरीदे हैं। तो ये वो दो इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास, और ये सिस्टम जो है वो लीनियर सिस्टम है। बहुत छोटी सी सादा सी एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ से। अगर मैं वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वही एग्जांपल दे दूं तो वो ठीक है, लेकिन आप कहेंगे जी कि ये तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एग्जांपल आपने दे दी, कोई आम जर्नल जिंदगी की एग्जांपल दें तो वो ये है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स बन सकती हैं। इसी तरह अगर थ्री सिस्टम्स में जाना है तो जी आप कहें कि दो एप्पल्स, तीन बनानाज और चार डेट्स खजूरें, डी कर लेना, ए बी सी। सी से क्या बनता है? कैरेट। सी से कैरेट बनता है। तो चार कैरेट्स की वो प्राइस है वो 10 रुपए लगा लें। वैसे इतनी अब महंगाई हो गई है, अब तो ये मुमकिन नहीं है। तो तीन एप्पल्स, चार बनानास और पांच डेट्स की, तो पांच कैरेट्स की कीमत है, चलें 15 रुपए कर लें। तो चार एप्पल्स, पांच बनानास और छः कैरेट्स की कीमत है 20 रुपए। तो चलें जी बताएं कि इनकी वैल्यूज क्या है, एप्पल कितने का, बनाना कितने का और कैरेट कितने की है। तो ये आप देख लें, 3/3 का आपका सिस्टम बन गया। ठीक है, ये एक 3/3 का सिस्टम बन गया। इसको अब सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की बेशुमार मिसालें आती हैं, और इंजीनियरिंग में और साइंटिफिक दुनिया में तो अनलिमिटेड इसकी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। इन सिस्टम्स की इंतहाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा जी, तो ये अब आप हम इधर पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये आपने पढ़ना है और जरूर इसको समझना है। इज a system of non-homogeneous linear equations in two variables x and y if the constant terms k1 and k2 are not both zeros। तो वो यही कह रहा है कि अगर इधर k1 और k2 नॉन जीरो होंगे तो ये नॉन होमोजीनियस होगी। बस उनका नाम रख रहा है, वो नाम से आप फेमिलियर हो जाएं, जो भी वो उनको नाम दे रहा है। आगे चलते हैं जी। इफ इन इक्वेशन k is equal to 0 a is then called a homogeneous linear equation in x and y। आसान सी इंग्लिश है, पढ़ के आसानी से समझ आ रही है कि अगर इस इक्वेशन में, यही जो मैंने इधर आपको एग्जांपल दी है, इस इक्वेशन में अगर c जीरो हो जाए तो ये होमोजीनियस हो जाएगी, सी नॉन जीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। सेट टू बी, if in k 0 है, if in system k1 and k then it is said to be
सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। सिस्टम को भी वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और सिस्टम को भी वही कह देंगे कि जो इन पर बेस कर रहा है सिस्टम, वो सिस्टम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी ई जेड इज इक्वल टू के। अब थ्री वेरिएबल्स में चला गया, जो वो दो वेरिएबल्स में कह रहा था थ्री में चला गया, कुछ भी नहीं है, वही डिफाइन कर रहा है अब चीजों को। इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। अगर ए बी सी नॉन जीरो और के भी नॉन जीरो, द थ्री लीनियर इन थ्री such the three linear equations in three वेरिएबल सच एज, ये अब वो सिस्टम दे रहा है। और यही मैं इधर नीचे जो इसने यहाँ पर एग्जांपल दी है वही एग्जांपल मैं आपको ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा दी है प्रैक्टिकल लाइफ में से मैंने। तो कुछ भी नहीं है, ये आप पढ़ें, इनकी डेफिनेशंस देखें कि ये क्या कह रहे हैं, और बस उसको आपने ये नाम और टर्मिनोलॉजी से अपने आप को फेमिलियर करवाना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे, अच्छा एक काम करते हैं, ये पकड़ो जी, आ जाओ आप इधर आ जाओ, हमें जगह दो जी, ऐसे। अच्छा ये अब उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो चलो करने दो, कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा साइड पे करते हैं, चलें, अब नहीं कर रहा ये, हम इधर नीचे लिख लेंगे। चलें, अब ये नेक्स्ट कह रहा है कि वही कंटिन्यू कर रहा है कि थ्री लीनियर इक्वेशन सच एज इज कॉल्ड a system of non-homogeneous linear equations in three variables x, y and z if constant terms k1 k2 k3 are not all zero। कि ये अगर जीरो नहीं होंगे तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड कहलाएंगी। आगे देखते हैं, इफ इन इक्वेशन टू, ये है ना इक्वेशन टू, ये इक्वेशन टू है, k is equal to zero, that is x y z zero, then it is called a non homogeneous linear equations। इन आना चाहिए था, इट की जगह इन आना चाहिए, इन एक्स वाई एंड जेड। वो k1 k2 k3 को k से ही रिप्रेजेंट करके कह रहा है कि अगर k जीरो हो जाए, के जीरो का मतलब है कि ये तीनों जीरो हो जाए, यहाँ भी जीरो 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 आ जाए, तो ये एक्स वाई जेड में ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। बस इतना सा वो बात कर रहा है। इफ इन सिस्टम 2k1 देन इट इज सेड टू बी ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। अब वो लीनियर इक्वेशन है तो सिस्टम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। बस इतनी सी बात हो रही है यहाँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। A system of linear equation is said to be consistent if the system has a unique solution or it has infinite many solutions। अच्छा मैंने शायद पहले भी बताया था कि तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं इस तरह के। ये जो सिस्टम मैंने आपको दिया है, ये 2x2 का सिस्टम है, यानी कि टू वेरिएबल्स का, ये थ्री वेरिएबल्स का है, और ये इन्फिनिट मैनी, इसमें कोई वो नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। 4x4 फोर वेरिएबल्स का हो सकता है, फाइव वेरिएबल्स का हो सकता है, सिक्स का हो सकता है, सेवन का हो सकता है, अप टू सो ऑन एन वेरिएबल्स का हो सकता है। एंड एन इज एनी नेचुरल नंबर, यानी कि ये जीरो से लेके, जीरो तो ट्रिवियल सिस्टम है, ट्रिवियल मतलब मामूली, यानी कि मैं एक इक्वेशन लिखूं जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है? हर किसी को पता है कि भाई जीरो जीरो के इक्वल है, तो वन वन के इक्वल मैं लिख दूं तो ये कहेंगे कि ये ट्रिवियल इक्वेशन है, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ऑलरेडी हम सब जानते हैं। अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू जीरो, तो वो इंफॉर्मेशन है जी कि वेरिएबल x जीरो के इक्वल है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ये मामूली, ट्रिवियल का लफ्जी मतलब होता है मामूली। तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3, जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो ट्रिवियल केस हो जाएगा, और वन से अप टू सो ऑन। एन मींस के नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो ये कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये हो सकते हैं। तो उसको जब सॉल्व करेंगे, जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे 3x3 के या 2x2 के, तो होगा क्या? तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक है कि यहाँ नो सोल्यूशन होगा,
नंबर 2 है यूनिक या वन सॉल्यूशन होगा, और नंबर 3 है इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। तो वो अब वो बात कर रहा है कि क्या जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। जब एक या इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, ये दो दो कैटेगरीज बन रही है ना, इधर आप देखें कि नो सॉल्यूशन और सम सॉल्यूशन। एक कैटेगरी ये है और बाकी ये कैटेगरी है। तो नो सॉल्यूशन और इसको जरा डिफरेंट से हम रंग दें इनको। तो एक नो सॉल्यूशन कैटेगरी है और एक इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी में जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। ये देखें ए, यहाँ पर कह रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये और a system of linear equations is said to be consistent if the system has a unique or infinite many solutions। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपने जहन में रखनी है। एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। ये दोनों आपने अपने जहन में रखनी है कि इनको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटीज होंगी। अब ये कब कब होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जो फर्स्ट वन सॉल्यूशन होगा या इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, ये आगे चल के अभी वो बताएगा। इन डेफिनेशंस को आपने याद रखना है। ये देख लें कि इसमें बहुत सारे काम की बातें आ रही हैं, इसीलिए मैंने बुक कॉपी पेस्ट की है इधर और उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखते हैं जी। द सिस्टम टू कंसिस्ट ऑफ थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, सो इट इज कॉल्ड a 3 by 3 लीनियर सिस्टम, बट a system of the form is named as 2 into 3 लीनियर सिस्टम। इंतहाई आसान है क्योंकि यहाँ दो रोज थी, थ्री वेरिएबल्स हैं 1 2 3, तो ये 2 by 3 का लीनियर सिस्टम हुआ और ऊपर वो 3 by 3 जो ये एग्जांपल मैंने दी है, ये 3 by 3 का लीनियर सिस्टम है। मैं अभी अगर आपने गौर किया हो तो मैं यही नाम यूज कर रहा था जी, ये 3 by 3 का सिस्टम है, ये 2 by 3 का सिस्टम है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना काफी इजी है उस तरह फ्लुएंसी में। अच्छा जी, नाउ वी सॉल्व द फॉलोइंग 3 by 3 लीनियर सिस्टम टू डिटरमिन द क्राइटेरियन फॉर ए सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट और फॉर द सिस्टम टू बी इनकंसिस्टेंट। अब वो कहता है कि हम फाइंड आउट करने लगे हैं कि कैसे एक सिस्टम कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट हो जाता है। तो वो हम देखने लगे हैं। ये एग्जांपल उसने यहाँ से शुरू की है। दो सिस्टम्स हैं, एक दो और तीन सिस्टम्स हैं। इनको हम अब देख लेते हैं। पहले ये सिस्टम वन को देखें। वन के लिए उसने ऑगमेंटेड सिस्टम इस तरह बना लिया है। अब वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस उन पर अप्लाई करेगा। वी अप्लाई to above matrix reduces the equivalent reduced row echelon form, that is the, अब आपको reduced row echelon form आती है, वो आप देख चुके हैं। वो यहाँ पर हमने उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है। आप खुद इसको करके देख सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैं ज़रा इसे बड़ा कर दूं ताकि अच्छी तरह आपको ये नज़र आए। चलें जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे भी इसने किया है। इससे हमें सरोकार नहीं है इस वक्त के टेक्निक नहीं हम सीख रहे, वो हम पिछला चैप्टर में देख आए हैं। तो मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि आपको आती है। ये देखें, मैं थोड़ा सा बस ब्रीफली बता दूं कि यहाँ उसने रो वन और रो टू को चेंज किया है। तो ये रो इधर ऊपर चली गई और ये रो इधर नीचे आ गई। तो ये सिस्टम हमें मिल गया। अब R2 में वो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। फिर वो उसने वही काम इधर किया, 2 से करके किया, तो यहाँ पर जीरो आ गया। ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर रहा है R2 को, तो ये मिल गई इक्वेशन, बल्कि -2 से डिवाइड कर रहा है, ये हमें मिल गई। और नीचे चलते हैं, इसी तरह आप फॉलो करते जाएं इजीली। तो ये देखें कि ये सिस्टम हमें मिल गया। और इसका फायदा क्या है कि अब वेरिएबल x, ये x के लिए है ना, x-1 के इक्वल है, y 2 के इक्वल है और z 3 के इक्वल है। और यही उसने नीचे यहाँ ये लिख दिया है कि जी ये सॉल्यूशन है मेरा। और ये देखें क्योंकि एक सॉल्यूशन आ गया और एक ही सॉल्यूशन आया हमारे पास, तो ये सिस्टम क्या हुआ? कंसिस्टेंट सिस्टम है। उसने
कंसिस्टेंट सिस्टम हुआ ना ये हमारे पास, ये सिस्टम जो ऊपर इक्वेशन यहाँ 1 में दिया था उसने, ये वो क्या हुआ, कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम हुआ। अब ये देखना है दूसरे को कि ये कंसिस्टेंट है हमारे पास कि नहीं, इसको हमने देखना है। तो चलें वो देखते हैं। अब हम दूसरा ऑगमेंटेड फॉर्म में फिर वही लिख लिया, फिर वो उन्हें रिड्यूस कर रहा है। तो ये देखें कि थर्ड रो जो है वो 0 0 0 आ गई है। तो ये तो ट्रिवियल रो हुई ना, ये वाली रो ट्रिवियल हुई। अब ये दो रोज हैं, उन उन पर हम देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कि क्या कह रहा है उनके बारे में। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको ना छोटा कर लें ताकि इसके लिए जगह बचे हमारे पास। चलें ये मुनासिब होगा शायद। अब ये देखें कि टू को रिड्यूस किया, ये इससे ये बन गया ना, ये जो मैट्रिक्स आया था उससे हम ये दो इक्वेशंस लिख सकते हैं, तीन इक्वेशंस लिख सकते हैं ना। आखिरी का हम लिख सकते हैं 0 z इज इक्वल टू 0। इस ये जो दूसरी ऊपर है उससे लिख सकते हैं y माइनस z इज इक्वल टू -3। ये ठहरे, मैं अभी ऊपर से ज्यादा ये हो गई हैं। ये वाली जो इक्वेशन है उससे ये इक्वेशन मिली हमें, इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, इस इक्वेशन से मिला y माइनस z, इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन मिली। और ये जो ऊपर वाली रो है वो कन्वर्ट होगी x प्लस 3z इज इक्वल टू 4, ये हमें मिल गई है। चलें तो ये सारा अब इसको सॉल्व करना हमने, ये तो ट्रिवियल इक्वेशन है, इसे तो निगलेक्ट कर सकते हैं। अब बात ये है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं x y एंड z, जबकि हमारे पास इक्वेशंस दो हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन हैं, x प्लस 3z इज इक्वल टू 4, y माइनस z इज इक्वल टू -3। तो अब इसमें क्या करेंगे जी, वो कह लें जी कि कब्रें दो हैं और मुर्दे तीन हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ उल्टा समझ लें जैसे भी है। तो इसमें z को हम आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कह देंगे। ठीक है, z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। z कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो z को फिर उसके लिए हम t के इक्वल कर देते हैं इस फॉर्म में। तो y आ जाएगा -3 इंटू टी, और x आ जाएगा 4 माइनस 3z जो कि 3t में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू t, एंड t कैन बी एनी रियल नंबर। इट मींस के x y और z की इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी इनकी वैल्यू हो सकती है। इसलिए सिस्टम तो ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इन्फिनिट वैल्यूज हैं। t can take any real value infinity to infinity. So it means we have infinite solutions for सिस्टम टू। सिस्टम टू ऊपर उसे टू ही कहा हुआ था ना हमने, ये देखें ये टू किधर गया, ये वाला। चलें हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशंस की। ये बस उसने एंड पे यही कंक्लूड करके कह दिया है, दस द सिस्टम टू हैज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस एंड इट इज कंसिस्टेंट। इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं और ये कंसिस्टेंट है। आगे कह रहा है द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम। अब थर्ड सिस्टम को उसने देख लिया, थर्ड सिस्टम को भी हम रिड्यूस्ड रो इचेलन फॉर्म में लाएंगे, और यहाँ पर ये देखें आप क्या हुआ है, ये लाइन पर कंसंट्रेट करें आप।
0 प्लस जीरो मीन्स के 0 z इज इक्वल टू, ये थर्ड रो है ना, तो ये z से कोरिस्पॉन्डिंग है, इज इक्वल टू 4। यानी कि दूसरे अल्फाज में 0 इज इक्वल टू 4 होता है ऐसे कभी? नहीं, ये नामुमकिन है। तो इट मीन्स के इस सिस्टम का सोल्यूशन ही कोई नहीं है, इस सिस्टम का सोल्यूशन कोई भी नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अच्छा जी, अब सिर्फ हमने ये देखना है, ये तीनों इक्वेशन पे जरा गौर कर लें आप, ये ऐसे ही होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम के केस में। अब हमने ये देखना है कि कब कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, और किसका यूनिक सॉल्यूशन है और किसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पहले मैं इधर इसको पढ़ दूं जो इसने यहाँ लिखा है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या मजीद डिस्कस हो रहा है। जो कुछ ऊपर बात हुई है उसको बस अब वो थेरी फॉर्म में लिख देगा। पहला कह रहा है द थर्ड इक्वेशन has no solution to the system as a whole has no solution that the system is inconsistent. We see that in case of the system one the row rank, ये बड़ी अहम बात अब बताने लगा, ये आपने पहले बांध लेनी है अब आपने, चले मैं इसको बाद में हाईलाइट कर दूंगा। The row rank of the augmented matrix and the coefficient matrix of the system is same, that is 3, which is equal to the number of the variables in the system 1. Thus a linear system is consistent and has a unique solution if the row rank of the coefficient matrix is same as that of the augmented matrix of the system. समझ लगी ये आपको? नहीं तो मैं ये बताता हूँ, ये पल्ले बांध लें आप अपने, ये जो मैंने किए हैं यहाँ पर। क्या ये रहा है कि ये जो सिस्टम था ना, ऊपर चलते हैं, ये देखें आप फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सिस्टम वन है, सिस्टम वन, इस सिस्टम वन को ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बना था, चलें इधर ही लिख दिया उसने, ये सिस्टम है जी, इसको खत्म करें, इसको भी खत्म करें, ऐसे लिखते हैं, ये सिस्टम वन है और उसका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, और ये टोटल क्या है? ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये याद रखना आपने, ये नहीं है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है, ये टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिसेस की बात कर रहा है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और ये ओवरऑल मैट्रिक्स की। तो क्या था, मैंने आपको बताया था ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का है, और ओवरऑल मैट्रिक्स क्या है, 3/4 का है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि रैंक क्या होगी इसकी, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, और जो लोअर नंबर है कॉलम्स और रोज में से उससे बढ़ जाए रैंक। अब 3 होगी, 2 होगी या 1 होगी, तो उस केस में अब वो बताने लगा है कि जो डिसाइड होता है, ये देखें 3 है ना, इसकी और इसकी रैंक डिफरेंट हो सकती है। अब और सेम भी हो सकती है, इस केस में सेम है, दोनों की 3 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। अब वो बताने लगा है कि कब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, और कब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीनों पॉसिबिलिटीज, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट भी बताएगा, और वो भी बताएगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। तो वो पॉसिबिलिटीज उसने पहली बताई है कि पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों की रैंक आपस में इक्वल हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल हो और वो फुल के इक्वल हो, रैंक इक्वल हो, तो वो कंसिस्टेंट होगा सिस्टम। ठीक है, और अगर वो फुल रैंक हो, मैक्सिमम रैंक जो 3/3 के केस में 3 हो सकती है, तो फिर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये दोबारा हम इसे पढ़ लेते हैं, दोबारा हम इनको पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कह रहा है कि we see that in case of the system one row rank of the augmented matrix and the coefficient matrix of the system is same, that is 3, which is equal to the number of variables in the system.
ये देखें, number of variables in the system, thus system is consistent and has its unique solution is same as that of the augmented matrix of the system। यानी कि दो कंडीशंस हों कि उसकी रैंक दोनों की इक्वल हो और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम के इक्वल हों, तो यूनिक भी होगा, और यूनिक होगा तो कंसिस्टेंट, तो फिर सिस्टम होगा ही होगा। ठीक है, ये आप हाईलाइट कर लें, इसको अच्छी तरह पल्ले से बांध लें, फिर चलते हैं। अब आगे मैं इसको हाईलाइट ही कर दूं परमानेंटली। ये या इस तरह ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। हो गया जी। अब देखते हैं, इन केस ऑफ द सिस्टम टू द रो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑगमेंटेड, यानी कि रैंक सेम है, ये सेकंड सिस्टम किधर है, इसकी बात कर रहा है, और इसको इसने कन्वर्ट किया है किसमें, ये यहाँ पर ऑफ सिस्टम टू, ये कन्वर्ट किया है इसने, ये इसको जरा डिफरेंट कर दें हम। अच्छा, तो अब ये सिस्टम हमने देखना है, इस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे, तो इसमें ऑगमेंटेड वही है कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इसके बारे में अब हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है वो नीचे। कह रहा है कि सिस्टम टू में हुआ ये है कि रैंक तो बराबर है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, बट ये टू के इक्वल है, जो कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। दस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज infinite many solutions if the row rank of the coefficient matrix and the augmented matrix of the systems are equal but the rank is less than the number of variables। ये अभी हमने ऊपर देखा था कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा थे और इक्वेशन हमारे पास कम थी। तो ये हमें मैट्रिक्स से और सब पहले ही पता है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन आएगा, वरना सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अब आप एक सवाल आपके ज़हन में आ सकता है जी कि इधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो नंबर ऑफ इक्वेशंस तो तीन ही थी और वेरिएबल्स भी तीन थे, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं आया हमारे पास। उसकी वजह यह है कि जो तीसरी इक्वेशन थी ना, वो पहली दोनों इक्वेशन से का मल्टीपल थी। ठीक है, उससे वो उनके लीनियर थी, उसके कोलिनियर थी, उसी प्लेन में वाक़ई थी। ठीक है, उससे डिफरेंट नहीं थी। मसलन ये आप देखें 2x2 सिस्टम से मैं आपको दे के देता हूँ एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6। अगर तो ये मैं लिख दूं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, तो भाई ये दो इक्वेशंस नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को सिर्फ हमने पहली को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी आ जाती है हमें। और ये बिल्कुल उसी वही एक ही लाइन के ऊपर ड्रा करें, इनके दोनों की लाइन तो एक दूसरे के ऊपर ही ड्रा होंगी। हमें एक अगर इक्वेशन ऐसी है तो दूसरी ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से कट करे, ऐसी है तो उसका ग्राफ ये होना चाहिए, तो ये सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो सिस्टम का सोल्यूशन होगा। तो ये पैरेलल है। अब इस केस में एक और भी देखा जा सकता है कि अगर, और ये भी हो सकता है कब उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, जब ये इस तरह की सिचुएशन आ जाए। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि x प्लस वाई अगर आप 1 के इक्वल कर दें और x प्लस वाई अगर आप 2 के इक्वल कर दें, तो ये आप देख लें कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1। ये होता है ऐसे कभी। अब अगर इनको आप प्लॉट करके देखें तो इस तरह की प्लॉटिंग आएगी दोनों इक्वेशंस की, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को कट ही कहीं नहीं कर रहे। तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम की एग्जांपल हो गई। उस केस में क्या होता है, चले मैं इनको प्लॉट ही किए देता हूँ इधर। और इस केस में क्या होगा कि एक ही इक्वेशन है भाई, ये एक ही इक्वेशन है, दोनों एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12 भी यही है और 2x प्लस 3y भी यही है, सॉरी 6 के इक्वल यही है। जबकि इस केस में एक ये है और एक ये है, ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, ये और वो दूसरी दूसरी हो, लेकिन
खैर, दोनों पैरेलल हैं, दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, जबकि तीसरी एग्जांपल में जब वो कट करेंगी तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलें, ये मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया, यहाँ पर वो सिस्टम को मैथमेटिकली समझा रहा है। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लें, ये सारा एरिया हाईलाइट करने वाला है। ये that the system is consistent and has infinite many rank is less than the number of variables, ये भी हो गया। in case of the system 3 we see that the row rank of the system 3 का तो पता है ना कि इस सिस्टम की बात हो रही है, ये सिस्टम की, इसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये लें, ये सिस्टम की बात हो रही है, इसको भी मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलें, अब ब्लू कर लेते हैं इनको नीचे। तो वो कह रहा है कि इन केस ऑफ द सिस्टम 3 वी सी दैट द रो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रो रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड। दो काम हो गए जी, और एक ही काफी होगा कि रो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये ऊपर चल के देखें ना, ये जो सिस्टम एंड पे आया इसको गौर करें, इस पे गौर करें, ये देखें, ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये ओवरऑल है इनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 2 है, इसमें 2 नॉन जीरो रोज है ना, जबकि ओवरऑल मैट्रिक्स की क्या है, रैंक 3 है। 2 और 3 हो गए, तो इस तरह ये हमारे पास आ गए, और ये है, ये है। thus we conclude that the system is non consistent। ये अब आपने, इनको मैं हाईलाइटेड ही रहने दूंगा, ये अब आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ना है और समझना है। आगे चलते हैं अब हम, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो अभी आपको मैं बताया हूँ, अब बताने की जरूरत इतनी नहीं है कि ये अगर जीरो हो के की वैल्यू, ठीक है, तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी, और अगर ये नॉन जीरो हो तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। और अगर इसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करें और देखें कि ये जो सिस्टम है इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, यानी कि ये कोफिशिएंट ए है, एक्स है और जीरो है। एक तो इसका सोल्यूशन है कि यहाँ एक्स जीरो जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो एक्स जीरो जीरो एक्स वन जीरो है, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों कहलाएगा, और ये हमेशा होगा ये सोल्यूशन, यानी कि एक्स वाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू अगर आप जीरो के इक्वल पुट कर दें तो दोनों साइड जीरो के इक्वल हो जाएंगी। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऊपर अभी आपको बताया था कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, कि हम तो इसमें दिलचस्पी नहीं है, ये तो हमें पहले ही पता है। तो इस तरह की इक्वेशन के ए एक्स, ए मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, या जीरो मैट्रिक्स, तो उस केस में हमें पता है कि एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा कि एक्स वाई जेड जो है वो जीरो के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि इसका कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी है, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होना ही होना है ना इसका। एनी अदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 2 3 अदर देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि वो क्या होता है और किस सूरत में होता है। अच्छा जी, सॉल्यूशन द अबव सिस्टम, हाँ, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ये है। अब वो कह रहा है कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है बताने की। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज ए इनवर्स इंटू, ये तो जीरो ही, जीरो यानी कि ओ के इक्वल आएगा, ये ओ है, ओ मीन्स के जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ पर होगा ए इंटू ए, क्योंकि ये एसोसिएटिव होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ए इनवर्स इंटू ए ये आ जाएगा आइडेंटिटी के एक्स के इक्वल आएगा, और यहाँ पर होगा एक्स, ये जीरो के इक्वल आ गया। यानी कि अगर
ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इसका ए की सोल्यूशन है और वो ट्रिवियल सोल्यूशन है कि x1 x2 और x3 जीरो के इक्वल है। x1 2 3 जो हैं वो जीरो के इक्वल है। In this case, the system of non-homogeneous equation possesses only the trivial solution. Now we consider the case when the system has non-trivial solution. जब सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो कब होगा जब ए इनवर्स तभी होगा ना कि ये नॉन जीरो के ये एक सादी सी इक्वेशन देखते हैं ना ए एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसमें यहाँ क्या होता है हम कहते हैं ए इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो को तो हमने ट्रिवियल कह दिया अब हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर उस केस में क्या होगा एक्स तो ये तो नहीं जीरो के इक्वल तो फिर ए ही जीरो के इक्वल होगा ना ए इनवर्स ही फिर जीरो के इक्वल होगा तो ए इनवर्स यानी कि ए जीरो के इक्वल होगा सॉरी ए इनवर्स नहीं ए है ए जीरो के इक्वल होगा उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा ओवरऑल ए नहीं सॉरी ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो वो अब हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस 1 2 3 बाई A1 A2 A3 अब ये इसने अपना तरीका इस्तेमाल किया करने का ये कान थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से इसने पकड़ा है ये इससे बेहतर तरीके से पकड़ा जा सकता था लेकिन चले मैं बता दूं ये क्या कर रहा है रिजल्टिंग इक्वेशंस A1 A2 कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ ए वी हैव ये आ जाएंगे ठीक है यानी कि वो कह रहा है कि A1 A2 और A3 रिस्पेक्टिवली और ऐड किया हमने उनको तो ये इक्वेशन आ गई है दैट इज A mod इज ए x1 इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली वी गेट यानी कि वो एक मैट्रिक्स ए एक्स से आपको ए मॉड पे लाना चाह रहा था तो उसका उसने ये तरीका इस्तेमाल किया है जो ये यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है कि कोफैक्टर्स वगैरह से उसने मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐड किया है तो उसके बाद वो डिटर्मिनेंट आ गया for a non-trivial solution at least one of the x y z is different from zero ठीक है ये नॉन जीरो कब होगा x नॉन जीरो कब होगा जब इसकी ये जो वैल्यूज हैं x1 x2 और x3 इनमें से कोई एक नॉन जीरो होगा फॉर एग्जांपल द सिस्टम अब वो उस सिस्टम की एग्जांपल दे रहा है हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बिकॉज ए जीरो के इक्वल है यानी कि वो कह रहा है कि ये अब नॉन ट्रिवियल उस केस में होगा जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आएगा तो अब कह रहा है कि सॉल्विंग मैट्रिक्स भी जीरो के इक्वल होगा हो सकता है लेकिन उस केस में वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त होगा कि एक्स वाई एक्स मैट्रिक्स जो ये एक्स मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो हो और ये जो ए मैट्रिक्स है वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तब होगा ये इसकी ज़्यादा समझ तब आती है जब आप इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करना शुरू करते हैं या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी आप सॉल्व कर लें तो उसमें होगा ये कि अब ये इक्वेशन हम देख लेते हैं ये तीन इक्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ये है x1 प्लस 3x2 माइनस x3 तो ये अब ए मॉड फाइंड आउट करेंगे हम वो किसके इक्वल है 1 1 1 1 -1 3 1 3 -1 इसको मैं तो वही करता होता हूँ कि 0 0 कर लेता होता हूँ 1 1 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 और ये 2 आ जाएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ये 2 और -2 आ जाएगा तो ये देखें ये जो सेकंड और थर्ड रो हैं वो इक्वल हैं 0 अगर आप -1 बाहर लें तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स आपका ये 0 के इक्वल आ गया तो अब अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें इन ऐड करें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लें ना फर्स्ट और टू को आप ऐड कर दें तो क्या आ जाएंगी
2x1 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। और अगर आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दें इनको ताकि x1 से जान छूटे हमारी। सब्ट्रैक्टिंग कर रहा है 2 को 1 से। अच्छा, ये देगा x1 इज इक्वल टू माइनस 2x3। इस केस में अब जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। ये शो करेगा कि x2 इज इक्वल टू x3 के इक्वल है। अब 3 में पुट करके हम देख सकते हैं x2 और x3 के इक्वल है। ऐसे नहीं करना चाहिए था इसे। सॉल्व तो ये हो जाएंगे जब इसको उसमें रखेंगे, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं मिलेगा हमें। इनको अगर हम ये इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसे इक्वेशन 3 कह दें, ठीक है जी। यानी कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ना तो ये आपको एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा सोल्यूशन आपको मिलेंगे। एक सोल्यूशन इसका वही है क्योंकि वो ये साइड जीरो की इक्वल है ना। एक सोल्यूशन इसका तभी होगा जब ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर होता, ये जीरो की इक्वल ना होता। तो उस केस में x1 x2 और x3 सारे के सारे जीरो होते। ये होमोजीनियस इक्वेशन है और ए जो है वो नॉन जीरो है। ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इसमें मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया। इस केस में मैंने 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 से सब्ट्रैक्ट किया है 1 को, या 1 से सब्ट्रैक्ट किया है 2 को, तो ये मिल गई हमें। ठीक है, अब थर्ड में आप इसे पुट भी कर दें, x1 और x2 की वैल्यू हमने फाइंड भी कर ली है, तो वो सिर्फ सेटिस्फाई होगी, वो आपको सोल्यूशन नहीं उसका मिलेगा। या आप इसमें पुट करके देख लें, x1 की जगह पर आप वैल्यू रख दें 2x3 और ये आ जाएगा 3x3, यानी कि x2 x3 के इक्वल है ना, तो माइनस x3 जो कि जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो इक्वल टू जीरो। यानी कि दो थर्ड इक्वेशन से हमें कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की इक्वेशन नहीं मिली। यानी कि वही बात हो गई कि दो तीन वेरिएबल हैं और दो हमारे पास इक्वेशन हैं। तो इसमें फिर x3 को क्या करना पड़ेगा, t के इक्वल पुट कर लें तो सॉल्यूशन आपको जो मिलेगा x1 is equal to 2t और x2 is equal to x2 is equal to t। तो सॉल्यूशन x किसके इक्वल आया, -2t, t और t के इक्वल इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और ये इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस पूरे सिस्टम का। तो होमोजीनियस के केस में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादातर यहाँ सिस्टम ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और रेयर केसेस में सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं होता है इस केस में। ये तो हमने कवर कर लिया। अब कौन सा रह गया, मेरे ख्याल में ये पेज है। अच्छा, अब वो नेक्स्ट सिस्टम की एग्जांपल दे रहा है।
हाँ, ये यहाँ पर रखें आप। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू जीरो, ये वाला सिस्टम अब वो कह रहा है। अब ये देखिए होमोजीनियस सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो होमोजीनियस सिस्टम है, जबकि उसमें a मॉड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 के इक्वल आता है, तो इट मीन्स कि इस केस में अब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मुमकिन है, बाकी सॉल्यूशन इसका आएगा ही नहीं। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू जीरो। ये आप सॉल्व भी करके देख लें। सॉल्विंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ द अबव वी गेट x1 इसके और x2 इसके, पुटिंग द एक्सप्रेशन, पुटिंग इन द एक्सप्रेशन x1 प्लस वी हैव, ठीक है, वो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा हमें। द थर्ड इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय पुटिंग thus but it is satisfied only if x3 is equal to 0, thus the above system has only trivial solution। तो ये बस उसने बताना था इस केस में आपको कि इसे आप सॉल्व करते रहें, जितना मर्जी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें, आपको 0 0 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस अब हम देखते हैं। वो आपको पता ही है कि अब ये जीरो के इक्वल नहीं आते, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के इक्वल होगा ये सारा। ये अब मैं बुक से देख के आपको बता देता हूँ। अब मुझे इधर शक पड़ गया कि ये नेगेटिव किसका है। अच्छा, ये इधर कह रहे हैं ये इसका है, तो ये वाला नेगेटिव कहाँ से आया है, ये किसका है, ये भी 6 का है कि नहीं, तो मैं बुक से देख के ये कंफर्म कर देता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, बुक 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 कौन से पेज पर है, मैंने पेज नंबर नीचे लिखा ही नहीं है। एग्जाम्पल 1 शायद कह रहा, हाँ वो भी नेगेटिव ही है, ये 6 भी नेगेटिव ही है। बाकी भी मैं देख लूँ, 1 - 2 1 2 -3 2 2 2 1, बाकी ठीक ही लग रहे हैं। चलें, मेरे ख्याल में ये है। वही ना, ये अब वो गलती आगे एक्सटेंड होती जा रही है। ये आप ना देख लें, इस एग्जाम्पल को अपनी बुक से देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसने तो यहाँ पर ये गलती की हुई है। मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ कि ये कौन से पेज पर ये एग्जाम्पल मौजूद है। ये एग्जाम्पल मौजूद है पेज 133 पे, पेज 133 ऑफ बुक, वहां पर, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये देखें क्या कर रहा है, ये इधर पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा खैर, इतना जरूर पता हमें चल रहा है कि ये करना क्या चाह रहा है। करना ये चाह रहा है कि नॉन होमोजीनियस है सिस्टम, और उसने ए का मॉड उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो आया, -1 के इक्वल आया। तो वो कह रहा है कि ए का इनवर्स, इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करता है। ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या क्या हो सकती हैं अब दो पॉसिबिलिटीज? या तो सिस्टम अब इनकंसिस्टेंट होगा, तो या जो है वो नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता अब इस केस में। अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। अब ए एडजॉइंट आएगा, वो देखा एडजॉइंट फाइंड आउट किया उसने, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया उसने। अब x1 और x2 ये दे रहा है, ये वैल्यूज, इसको सॉल्व करके ये वैल्यूज हमें मिल गई। कंक्लूजन देखते हैं कि ये ड्रा क्या करना चाह रहा है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई फिर
उसकी वैल्यू ज़रूर होंगी सिस्टम की। ये कंक्लूजन कोई नहीं इसने ड्रा की, बस उस एग्जाम्पल 2 पर आ गया सीधा सीधा। तो ये फिर आप ऊपर आ जाइए, इधर ही ले आए इसको, ज़रूर इसे नीचे लेकर आना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं हम। ये पेज 134 है बुक का, और बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑगमेंटेड, ये बाय रिड्यूसिंग इट टू द एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस फॉर्म। बस वो कह रहा है कि सिस्टम को सॉल्व करो। तो सिर्फ इसने एग्जांपल दिए, मैंने समझा था कि ये कुछ कंक्लूड करवाना चाह रहा है इस एग्जांपल से। द ऑगमेंटेड सिस्टम, इस ये आप देख लीजिएगा, ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये क्या लग रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये रो एचिलन फॉर्म में आया है इधर, अभी रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म में नहीं आया, तो इतना ही काफी होता है। अब ये जो वेरिएबल है 2 के इक्वल आ गया। ये जो आखिरी वेरिएबल है, क्या है आखिरी वेरिएबल? x3 है। x3 जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, और उसको आप दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। ये देखें, ये पेज 135 है बुक का। वही उसने वही किया है कि x2 को सेकंड इक्वेशन में किया, और फिर उसमें से ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। नाउ वी रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म। रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में तो सीधा सीधा वो वैल्यूज मिल जाती हैं। ये फायदा होता है रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म का, कि इस तरह पुट करके फिर हमें वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती। ये सॉल्यूशन अच्छा, जस्ट उसने एग्जांपल दी थी, मैं बस कंफ्यूज हो रहा था कि ये कुछ कंक्लूड करवाना चाह रहा है, नई इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा है। क्रैमर्स रूल आगे आया। ये जो कुछ हमने ये सॉल्व करने का तरीका देखा ना, इसको एक शॉर्ट मेथड है सॉल्व करने का इन सिस्टम्स को। ये रिड्यूस रो इचिलन फॉर्म या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो हम देखते हैं। देखें ना, इसके मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास सिस्टम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मे बी 5। तो इसके दो तरीके हैं ना, कि एक आप यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करके 1 में पुट कर दें, तो वो x की वैल्यू मिल जाएगी, उसको फिर दोबारा इक्वेशन 2 में पुट करें तो वो y की वैल्यू मिल जाएगी। ये कहलाता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि आपने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके फाइंड आउट किया। पहले हमने इक्वेशन 2 से y को फाइंड आउट किया, x की टर्म में उसे इक्वेशन 1 में पुट किया तो x मिल गया हमें। तो इक्वेशन 1 से पहले इक्वेशन 2 से x y एलिमिनेट किया, उसको 1 में पुट किया, y एलिमिनेट हो गया, फिर उसको दोबारा जो वैल्यू x की आई वो इक्वेशन 2 में पुट की, वहां से x एलिमिनेट हो गया, तो x और y की वैल्यू मिल गई हमें। इसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2 2 3 x1 x और y 3 and 5। तो इसको जो भी सारे प्रोसेस आपने देखे हैं, चाहे इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, इसमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लें, रिड्यूस रो इचिलन फॉर्म सब में कर लें। एक और फास्ट मेथड है, वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में बड़ी जीनियस तरीके से जो है हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और फिर उसकी बुनियाद पर हम एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। वो आपको दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखाऊं तो फिर चलते हैं हम आगे। अब ये लेक्चर तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। इसके बाद एक्सरसाइज है,
तो ये चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 3 के बाद जो है मुझे काफ़ी उम्मीद है काफ़ी तेज़ी से आगे हम चलेंगे। अब ये देखें जी, क्रैमर्स रूल मैं बता दूं आपको, इसमें सिर्फ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, बाकी ये इंतहाई आसान है। और चलें ये मैं आगे चल के अभी बताता हूँ, क्या एक अहम बात है वो आपको बतानी है। ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन का वो सिस्टम है, क्या है इसको देख लेते हैं। 3/3 का लीनियर सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि B1 B2 B3 है। ठीक है, तो ये चीजें अब अपने ज़हन में रखनी है। वो कह रहा है दीज आर थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स x1 x2 and x3 with coefficients and constant terms in real field r. We write the above equation in the form of matrix. ठीक है, लिख सकते हैं। a को जर्नल फॉर्म में उसने लिख दिया, x को ऐसे लिख दिया, b को उसने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और वी नो दैट द मैट्रिक्स इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये इक्वेशन जो ये 2 इक्वेशन थी इसको हम लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स के इक्वल लिख सकते हैं हम। नोट वो कह रहा है कि ये नोट करो कि ए इनवर्स इंटू एक्स, यानी कि वो बता रहा है कि लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करना आपने, राइट साइड पे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। ये नहीं आप कर सकते कि ये जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, असल में दोनों लेफ्ट साइड पर आप ए इनवर्स होता ये इस तरह पूरा प्रोसेस कि ये ए इनवर्स बी है, और ये ए, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इधर इस्तेमाल हो रही है। आपको पता है कि ए एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इंटू ए मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर ये फिर ए इनवर्स बी आएगा, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ए इनवर्स बी आएगा, और ये एक्स आएगा। तो ये इस तरह ये टोटल प्रोसेस है। ये नहीं कि ये ए उधर जाके ए इनवर्स हो गया, ऐसे नहीं हुआ, ए इधर ही रहा है। तो अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो b इंटू ए इनवर्स आपको लिखना पड़ेगा, और ये एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों? इसको एलिमिनेट करने के लिए आप x इनवर्स शुड बी इक्वल टू a इनवर्स x के, जो कि ज़्यादातर नहीं होता। ये सारा प्रोसेस है, उस वजह से ये कह रहा है। तो इस इक्वेशन को फिर इसी फॉर्म में लिखा रहना देंगे, तो फिर इस इक्वेशन का फायदा ही कोई नहीं। ए इनवर्स को उस साइड पे मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है हमें, इसलिए ए को लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करते हैं। खैर चलें अब आगे चलते हैं। वी ऑलरेडी प्रूव दैट कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और ए के इक्वल होता है। अब यहाँ से सारी गेम स्टार्ट हो रही है, गौर करें जरा इसके ऊपर। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? को फैक्टर्स के ट्रांसपोज के ऊपर। ठीक है, इधर ये शायद ये डैश लिख के समझ रहा है कि ट्रांसपोज कर दिया है मैंने। ठीक है, ये बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी एडजॉइंट वाला होता है उसके ट्रांसपोज की इक्वल। हाँ, उसने ट्रांसपोज ले लिया, इसीलिए ये देखें A11 ये है और A12 ये है। A12 इधर नहीं लिखा उसने, ये ट्रांसपोज ऑलरेडी ले चुका है, उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब ये पुट कर दें हम ऊपर इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या ना इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये जो इनवर्स वाली है। ठीक है, इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू 1 ओवर मॉड a। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इनवर्स के इक्वल होता है ना, तो ये इसलिए ये लिख रहा है। ये यहाँ से ये मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया, और ये b, अब ये इनको मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में, तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई करके इस पे पहुंच सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसमें। जब आप ये देखें ना 1 ओवर a मॉड को, और A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 आप करेंगे, और इसको आप मल्टीप्लाई करें B1 B2 और B3 से,
तो ये पहला एलिमेंट मैं आपको लिख दूं जो कि इक्वल है x1 x2 x3 के। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/mod a। पहला ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो 1 1 b1 प्लस 1 2 1 b2 प्लस a3 1 इंटू b3। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। बस इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपने ये ध्यान में रखना है कि a11 क्या है, को फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी ये ध्यान में रखना है। ये मैं सारे ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इधर ये लिखना चाह रहा हूँ कि ये मैं लिखना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए। ये ए के को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब को फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपने ज़हन में अच्छी तरह रखना है। मैं नहीं बता रहा, नहीं पता तो पीछे जाके देख लें। को फैक्टर्स अभी तक आपने पीछे एग्जांपल्स और वो बुक और थ्योरी सारा कुछ किया है तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये डिटर्मिनेंट्स और को फैक्टर्स और माइनर्स ये आपकी फिंगरप्रिंट्स पर होनी चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी मसला हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इस इनके ऊपर ग्रिप आपने अच्छी रखनी है अपनी, वरना मसला होगा आपको। तो इसी तरह ये और ये लाइन आप फिल कर सकते हैं। वो देख लें, उसकी बुनियाद पर हमारे पास ये आया और ये आया। अब x1 को लिख रहा है ऊपर से, यहाँ से वो x1 हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो आया था वो तो इधर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये और ये इक्वल है आपस में। लेकिन ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, ये सबसे अहम चीज है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो B1 A11 है प्लस B2 A21 है प्लस B3 A31 है, इसे लिखा जा सकता है, क्या था, B1 कोफैक्टर्स क्या है, A11 क्या है, A11 होना है। इधर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A11 क्या था, A मैट्रिक्स किसके इक्वल था, A मैट्रिक्स था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये था जी मैट्रिक्स। तो इसमें A11 क्या होगा, A11 होगा जी ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे और A11 आ जाएगा A22 A23 A32 A33। ठीक है जी। तो ये देखें आप, B1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, A22 A23 A32 A33, इसी के इक्वल होगा ना। इसको हम जरा साइड पे लिख लें। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा जी B2, ये प्लस हो रहा है ना, ये अब -1 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये भी -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। लेकिन इसमें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूं। मल्टीप्लाइड बाई -1 1 + 1, ये मल्टीप्लाइड बाई ये को फैक्टर था ना जी इसके, 1 + 2 इसी तरह होते हैं ना। अब ये को फैक्टर किसके इक्वल होगा, ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। A21 A23 A31 A33, ये है, प्लस B3 है, तो क्या है, -1 1 + 3 है।
ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी क्या बचे हैं? A21, A22, A31, A32। चलें जी। हाँ, अब आप देखें कि इन सब को लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मैट्रिक्स आप करके देख लीजिएगा। ये इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको इसी फॉर्म में हमने लिखा है। और ये अगर आप देखें तो ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास चीज़ आई है कि x1 की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल x1 है, उसकी वैल्यू है, एक डिटर्मिनेंट सेट करें जो कि राइट साइड इक्वेशन में जो वेरी कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और बाकी जो मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट्स का है वो आ जाएगा बाकी दो कॉलम्स में। और उसे अगर हम डिवाइड कर देंगे ए मॉड से तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी। और क्या चाहिए, सिर्फ दो डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो x1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ना हमें इनवर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो आप प्रोसीड करें, नहीं तो नहीं प्रोसीड करने की ज़रूरत। ये रिज़ल्ट अब आपने अपने ज़हन में रखना है। दिस कैन बी रिटन एज B11, B22, B3, A11, नहीं A12, A13। थोड़ा सा मैं इसको ना ऊपर खींच के तो इसको ज़रा अच्छी तरह से लिख दूँ। हाँ, अब ठीक रहेगा। A13, बी, हाँ सॉरी, ए यहाँ पर आएगा A22, A32, A33, A23। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आएगा। ये अब आपने देखना है और यही क्रैमर रूल है, ये बड़ा अहम है। पेपर में आ जाता होता है इससे मुतल्लिक क्वेश्चन। ये अच्छी तरह आपने देखना है। और नहीं, ये एक पेज छोड़ दिया मैंने, ये है, कुछ भी नहीं है। x2 उसी तरह आप देखें, x2 में ये दूसरे आ गई, दूसरे कॉलम में हमने जो राइट साइड पे B1, B2, B3 कोफिशिएंट्स हैं वो लिख दिए, इक्वेशन के राइट साइड के कोफिशिएंट्स लिख दिए। और x3 के लिए हमने थर्ड कॉलम में लिख दिए, बाकी मैट्रिक्स वैसे का वैसा ही है। और x2 और x3 की वैल्यू मिल जाएंगी तो इसे क्रैमर्स रूल कहते हैं। ठीक है, अब वो एग्जांपल दे रहा है कि क्रैमर रूल से फाइंड आउट करें। पहले सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। वो 9 आया, नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ ज़रूर एग्जिस्ट करेंगी। बाकी इस छोटा सा पार्ट है इस एग्जाम्पल का, वो ये है, इसको नीचे यहाँ पर कर देना ताकि चले। इतना सा ये एग्जाम्पल बस इसने दी है और एग्जाम्पल वो सॉल्व कर रहा है। दो डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड आउट, चार डिटर्मिनेंट्स करने हैं फाइंड आउट, तो ये हल हो जाएगा। क्रैमर रूल से फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाता है, ज़िंदगी काफ़ी इजी हो जाती है। आप ये कैलकुलेटर से भी पेपर में बैठ के वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। और जब आप इस वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें x1, x2, x3 की, तो इसमें वापस पुट करके भी आप देख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन सही फाइंड आउट किया है कि नहीं। तो चलें, अब हम काफ़ी करीब पहुंचते जा रहे हैं अपनी मंजिल के। तो लास्ट टाइम कौन सा जिफ यूज़ किया था, अब देखते हैं।
ये बच्चे का नहीं, कोई अच्छा सा जिफ। याहू। चलें जी, एक और हमने कवर कर ली एक्सरसाइज, थ्योरी कवर कर ली। अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा नीचे मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के एक कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।